गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम मैथ में अभी तक नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। और आज उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आपके डिफरेंट एग्जामों में वो डिस्कस करने थे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप ये और जान लें कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो आप जो फॉर्मूला आपका था वो n+1/2 लगाते थे। क्या लगाते थे? n+1/2। और यदि आपको प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला निकालना है तो क्या लगाते थे आप? n²। और यदि आपको उसका n पद निकालने होते थे तो आप n बराबर अंतिम पद +1/2 करते थे। और आगे मैंने बताया था आपको कि यदि आप विषम प्राकृतिक संख्याओं प्रथम n विषम सम प्राकृतिक संख्याओं का अगर एडिशन निकालना चाहते हैं तो आपको n+1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और आपका जो n बराबर कैसे निकालते थे? अंतिम पद /2। तो आगे आपको ये जानना है कि यदि आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या? वर्गों का योगफल का। तो जो फॉर्मूला होता है वो आप याद रखें, क्या होता है? n, देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो आपका n+1 2n+1/6 ये होता है आपका। क्या होता है? n+1 2n+1/6 याद रखना है आपको, बिल्कुल दिमाग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आपका एग्जाम में। तो आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n+1 2n+1/6 ये होता है। और इसी के साथ आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल यदि कोई पूछ दे आपसे, घनों का योगफल, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यदि आपसे घनों का योगफल पूछ दे वो, तो आप क्या करेंगे? तो आपका फॉर्मूला होता है n+1/2 और इसका होल स्क्वायर पूरी का। ये होता है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ये भी आपको याद रखना है। रख पाओगे यार? याद करने हैं ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 2n+1/6, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n+1/2 टोटल का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि √2 √3 √5 √7 कौन सी संख्याएं हैं? ये आपको बताना है कि ये कौन सी संख्या है, √2 √3 √5 √7। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शंस आपके ये हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, 1 और 2 दोनों, और नन ऑफ दीज। देखो मैंने बताया था आपको √2 √3 √5 √7 इन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बस एक कंडीशन थी इसकी, q इज नॉट इक्वल टू 0। आपका q कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। बाकी अगर q 0 नहीं है तो वो आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ओके, आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन कि 2 + √3 कौन सी संख्या है? देखो ये उसमें आया था, मैं आपको बता, विश्वास नहीं मानूंगा, यूपीएसआई में मैंने इस बार का जो यूपीएसआई का एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 + √3 कौन सी संख्या है? 2 + √3। अब देखो ये आपको पता है, ये तो क्लियर है ना कि ये इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो √3 क्या हो गई आपकी? क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। और जैसे ही इसमें 2 ऐड होगा
जैसे ही इसमें 2 ऐड होगा तो ये भी पूरा परमेय हो गया, क्योंकि 2 जब ऐड होगा तो उसे भी हम फिर p बटे q के रूप में कहां लिख पाएंगे 2 को। अभी तो लिख सकते हो आप 2 अकेला अगर है, लेकिन इसके साथ ऐड हो गया तो फिर आप 2 को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, और फिर इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। देखिए फिर से समझिए, अपरमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q आपका कभी भी क्या ना हो 0। अपरमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, गिनती की संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है। देखो, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। अब देखो भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं वो है एंड इटसेल्फ, एक तो स्वयं वो है और एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है। बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, एक तो आपका यूनिवर्सल फैक्टर है। इस दुनिया में, सृष्टि में ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जो जिसका फैक्टर क्या हो 1 ना हो, तो 1 तो सबका फैक्टर है। तो भाज्य अभाज्य संख्या क्या है आपकी, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 क्योंकि वो यूनिवर्सल फैक्टर है और दूसरा इटसेल्फ स्वयं। और भाज्य संख्या है जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो जाए, मतलब 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 10 12 50 100 1000 1 लाख जितने भी हो जाए वो आ जाएंगे आपकी भाज्य संख्या। तो देखो एक के हम फैक्टर देखें, एक का कोई फैक्टर है, केवल एक फैक्टर है, तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों ही परिभाषा इसमें फिट नहीं बैठती, इसलिए एक क्या हो गया, ना तो भाज्य है ना अभाज्य। तो ये कथन तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, क्या है, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। अगला पढ़ते हैं, 0 ना तो धनात्मक और ऋणात्मक। 0 ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक, 0 ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो अब इसको भी चेक कर लेते। मैंने आपको बताया था इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर, ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर एंड 0 इंटीजर। तो देखो 0 जो है वो इंटीजर का एक पार्ट है, धनात्मक और ऋणात्मक का पार्ट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, 0 ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक। ये भी सही हो गया आपका। पाई एक अपरमेय संख्या है। अब पाई का मान कितना होता है पता है आपको, अब 22/7 मत बताना। 22/7 जो होता है वो उसका समथिंग में मान होता है, संभावित मान होता है, उसका जो एग्जैक्ट मान होता है वो तो 3.141 ... इनफाइनाइट तक ऐसे जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में नहीं ले सकते। ओके, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके सारे सही हो जाएंगे, तीनों सही हैं, तीनों ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। ओके, ये मैंने सिर्फ इसलिए क्वेश्चन लिया है कि आपको ये सब चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाए, समझ में आ जाए। ओके, चलो आगे बढ़े। फिर आपका अगला क्वेश्चन, इसका होगा राइट आंसर, तीनों सही। आपका अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। मैंने बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 1 जो एक यूनिवर्सल फैक्टर है एंड दूसरी इटसेल्फ स्वयं, या तो 1 के पहाड़े में है या स्वयं के पहाड़े में। तो अब देखो चेक करें, 2 के कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 एंड 2, 1 तो ना भाज्य ना अभाज्य बताया मैंने अभी। 3 के कितने फैक्टर हैं, 1 एंड 2, और 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 एंड 4। तो ये तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गई, क्योंकि इसके तो फैक्टर 3 हो गए ना, तो ये तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। अब 2 और 3 दोनों में, अब इन दोनों में छोटी कौन है, 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 आपकी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, याद रखें। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपका, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। शायद ये मैं आपको वहां पे बताना भूल गया पिछली क्लास में, अब यहां पे एक्सप्लेन किए देता हूं मैं अच्छे से। देखो 1 से लेके आपकी 50 तक जो होती हैं वो होती हैं आपकी कितनी, 15 अभाज्य संख्याएं। कितनी होती हैं, 15। और फिर 51 से लेके 100 तक आपकी जो अभाज्य संख्या होती है वो 10, कितनी होती है, 10 अभाज्य संख्या। और तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन पूछा क्या आपसे, 1 से लेके 100 तक, यदि 1 से लेके 100 तक पूछा है तो दोनों को ऐड कर दो। 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या होती है, 25 25। 1 से 100 तक यदि आपसे कोई पूछे कि कितनी अभाज्य संख्या होती है तो 25, याद रखना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपका, z के किस मान के लिए z+1 z+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा। और ये एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। z के किस मान के लिए z+1 और z+3 क्या हो जाएगा, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखो ऑप्शन, ऐसे सवालों में क्या आप ऑप्शन से चलें,
बहुत आसान हो जाएगा। रख के देख लो, ये 0, तो देखो सभी उसने कहा है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 0 तो ना अभाज्य ना अभाज्य, तो पहला तो गलत हो गया देखते ही। दूसरा 1, तो z बराबर 1 रखा, 1 भी आपकी ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये भी कैंसिल हटाओ। 1 भी, अब 2 रख देख लो, ये 2, क्योंकि 2 आपकी एक समअभाज्य संख्या है, ये 3, 2, अरे z की जगह 2 रखोगे यार, 2 + 1 क्या 3 हो गया, और यहाँ पे 2 + 3 5 हो गया। देखो सभी मान हो गए आपके, सभी मान क्या हो गए 2 3 5, तीनों अभाज्य हैं। तो किसके लिए, z के किस मान के लिए, z के यदि आप z बराबर 2 रख दें तो आपका क्या हो जाएगा, तीनों मान क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगे, आपको तीनों अभाज्य हो जाएंगे। आप 3 रख के भी देख लो, 3 और 1 4 हो जाएगा। देखो 4 तो अभाज्य है नहीं, अभाज्य है क्या, वो तो भाज्य हो गए। तो z के किस मान के लिए 2, या 2 z बराबर आप 2 रख दे तो तीनों संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, अभाज्य हो जाएंगी। आगे बढ़े, चलो आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझें आप इसे। ओके, यदि n प्राकृतिक संख्या हो, n क्या हो, एक नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग की नंबर्स हो आपकी, तथा 10⁻n - 1 की अंकों का योगफल 8406 हो, n का मान कितना होगा। देखो इसे थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन में रखते हैं, देखो ध्यान समझना। क्वेश्चन आपका क्या था कि यदि n प्राकृतिक संख्या हो तथा 10⁻n की अंकों का देखो क्या है, यदि n प्राकृतिक संख्या हो तथा 10⁻n - 1 की अंकों का योग क्या हो 8406 हो, तो n का मान कितना होगा। देखो क्या कह रहा है वो, 10⁻n - 1 ये है, अब वो कह रहा है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 8406, तो आप 8406 को यहां लिख लो, 10⁻⁻1 के अंकों का योग है 8406, याद ध्यान समझना। और यहाँ पे n क्या है आपका, n बराबर प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 ... इनफाइनाइट तक, ये है, इसमें कोई दिक्कत, थोड़ा सा बड़ा लिख दो। ये है, मतलब ... इनफाइनाइट तक। तो आपको ये बताना है कि आप n की जगह कैसे मान रखते जाएं कि एक जगह ऐसी आएगी जहां पर उनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 8406 हो जाएगा। आप ऐसे समझे, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, जैसे मैंने कहा आपसे 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, ये +3, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप तो यार ऐसे जोड़ो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 17 15 3 18 3 21 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21, या तो आप ऐसे जोड़ो इन्हें, ये तो एक इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बहुत आसान तरीका है। क्या आप 3 लिखो तो इस 3 सब में है, और आप टर्म्स गिन लो तुरंत, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म गिने, कितने टर्म्स है 7, हम 7 का मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आ गया आपका 21। तो यही तो वो कह रहा है, उसने यही कहा कि 10⁻n - 1 एक ऐसी प्राकृतिक संख्या रखो n की जगह पे कि जो जितने टर्म्स आए आते 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 एक जगह ऐसे मतलब कुल पूरे टर्म्स हो जाएंगे, फिर उनके अंकों का योग करेंगे तो 8406 हो जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखो रख के देखते हैं क्या निकलता है आपका निष्कर्ष। आपने 10⁻n रखा मतलब 1 रखा पहले -1, देखो 10⁻1 का मान तो क्या होता है 10 ही नहीं होता, 10 - 1 करेंगे तो आपका 9 आ गया, अरे बोलो कोई दिक्कत। फिर 10⁻2 रखेंगे -1 तो क्या हो गया आपका 100, 100 - 1 रखोगे तो आप 99 आ गया। फिर आगे रख दिया 10⁻3, देखो हम कुछ नहीं कर रहे, नेचुरल नंबर रखते जा रहे हैं बस 1 2 3, तो आपका क्या होगा 1000 -1, इसका लिखो। अब आप चीजें गौर कर पा रहे हैं आप, 9 99 999 4 बार 9 5 बार 9 6 बार 9 ऐसे ही आते जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कहां मतलब कितने आ जाएंगे 9 कि आपका जो एडिशन हो जाएगा 8400, क्योंकि उसने कहा अंकों का योग करना है आपको, जितनी भी संख्याएं हैं आपकी उनके डिजिट्स का ऐड कर दो। तो अब देखो, अब जितनी भी संख्या होंगी सब 99 के उसमें होंगी मल्टीपल में, ये तो आपको याद ही है कि नहीं, क्योंकि ये सब 99 आ रहा है। तो आप मैंने अभी बताया आपको, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, अरे बताओ क्या कि हम मान ले टोटल n 9 तो होनी होनी, मान लो टोटल 9 कितने थे n थे,
या तो आप सबको ऐड करो, तो वो तो आपके पॉसिबल नहीं है, कहां तक ऐड करोगे, 8406 आएगा, है कि नहीं। तो आप क्या करो, इसमें 9 कर दो, और ये इसका जो एडिशन ये इसके बराबर तो है 8406 की, देखो आ गया कि नहीं 8406। या तो आप ऐड करते सब अंकों को ऐड, हमें पता है जब 9 है आपके, तो आप क्या करें, मान लो n 9 है, और चूंकि 9 का ही मल्टीप्लाई करा है तो 9 इंटू एन बराबर 8406, है कि नहीं। तो आपने क्या कर दिया, n बराबर 8406 अपॉन 9, तो आप करेंगे तो 9 9 81, 9 3 27, 9 4 36, 934 आ जाएगा। तो उसने क्या पूछा था, तो n का मान बताइए, तो n का मान कितना है आपका, 934 है, ओके आंसर n बराबर क्या हो जाएगा 934, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। n बराबर आप 934 रख देंगे और उसमें से ये घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, मतलब उनके डिजिट्स का ऐड आएगा, आंसर नहीं आ जाएगा, डिजिट्स का, जब आप उनके डिजिट्स का ऐड करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ओके आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये देखो, यदि P और Q दो वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसी हैं कि PQ बराबर 0 हो, तो मतलब ये है कि आपको PQ बराबर 0 लाना है कैसे भी करके, और P और Q क्या है आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपको कॉमन सेंस वाली बात है, क्या है कि नहीं, कॉमन सेंस वाली बात क्या है कि यदि आप P की जगह पे 0 रख देंगे तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, है, और यदि आप Q की जगह 0 रख देंगे तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, और या फिर दोनों जगह 0 रख दो, या आप क्या करो दोनों जगह 0 रख दो तब भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ कि आप या तो आप P की जगह 0 रख दें तो भी 0 आएगा आपका आंसर, Q की जगह 0 रखें तो भी 0 आएगा, या दोनों जगह 0 रख दें तो भी आ जाएगा। देखो ये ऑप्शन में है क्या, देखो P बराबर 0 तो आंसर, Q बराबर 0 तो आंसर, और दोनों में से प्रत्येक 0 तो भी आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, कि आप किसी की स्थान पर 0 रख दें सब जगह 0 ही आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, ए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब ए को, ए क्या है आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है पता होना चाहिए आपको, 100 क्यों है, अब आपका होगा क्यों है, 99 में 2 डिजिट होते हैं कि नहीं, तो ये तो 2 अंकों की होगी सबसे बड़ी, तो 99, और जैसे ही आपने एक ऐड किया तो ये 100 आ गई, तो ये होगी क्या 3 अंकों की सबसे छोटी, और आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये तो भाज्य है कि नहीं, 2 है इसका मल्टीपल फैक्टर, इसके तो फैक्टर काफी निकल आएंगे, 2 है 5 है 4 है, तो मैंने बता दिए 10 है, ओके। तो हम क्या करें आगे बढ़े, 101, देखो 101 आया आपका, ये एक अभाज्य संख्या है, क्यों है, इसका सिर्फ 1 फैक्टर है और स्वयं है, 101 किसी की टेबल में नहीं आता, आता है क्या बोलो, नहीं आता ना, ये होगी आपकी क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इसमें क्या आपको 15 का डिवाइड करना है, कर दो भैया डिवाइड, सिंपल है ये तो, 15 छक्का 90 और 90 10 11 आंसर आ गया। देखो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 ही तो बचेगा, अरे यार ऐसे कर लो, 15 छक्का 90, ये 1 बचा, ये 1 बचा, 11, रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है 11, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके आगे बढ़े, सिंपल था यार। चलो आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 15, अब 2 संख्याएं आपको भी मान लो, मान लिया हमने x और y, ठीक है, 2 धनात्मक संख्या, एक x है एक y है, तो इन दोनों का एडिशन कितना है 15, कितना है 15, देखो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 15, ये बोला है क्वेश्चन में। इनके वर्गों का अंतर 45, वर्गों का अंतर मतलब दोनों को वर्ग कर दो वर्ग, एक्स स्क्वायर। अब देखो आप ये कहोगे सर एक्स स्क्वायर का क्यों कर रहे हैं, अब एक्स स्क्वायर का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में है, ठीक है, इसको हमने बड़ी संख्या माना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर किसके 45 के, इसमें कोई दिक्कत, यही तो बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि नहीं। आप कक्षा 4th क्लास याद करो या 5th, शायद 5th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, एक कोष्ठक में x माइनस वाई, एक कोष्ठक में x प्लस वाई, अरे भाई यही तो होता है। तो देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते x माइनस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई, तो ये बराबर हो जाएगा 45 के, कोई दिक्कत, रखो आप x प्लस वाई की जगह आपने जैसे 15 रखा तो आपका x माइनस वाई का मान निकल आया इक्वल टू 45, तो 15 से ये किया, सॉरी
पूरा करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 15 इक्वल टू 45। अब ये यहाँ गुणा में है, उस साइड गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका इसको जगह हम ये लिख सकते हैं 45/50, तो 15 × 3 = 45। तो आपका x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? ये आ गया। अरे बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? अब सॉल्व कर दो इनको। x प्लस वाई बराबर आपका 15 है, x माइनस वाई बराबर आपका क्या है? 3 है। y से y कैंसल, 2x बराबर आपके आ गया 18, तो x बराबर 9 रख दो किसी में। x बराबर 9 रखो, x बराबर 9 यहाँ रखोगे, उस साइड जाएगा तो 15 में से 9 गए 6। देखो यहाँ, यही देखो यहाँ, आपने x प्लस वाई बराबर 15 था, तो आपने x बराबर 9 रखा, तो ये आपका y बराबर आ गया 15 माइनस 9, तो 15 में से 9 गया 6। तो आपकी संख्या क्या आ गई? 9 और 6। अब पूछा क्या है उसने? उनके वर्गों का योग कितना होगा? वर्ग कर दो इनका। 9 का वर्ग कितना होता है? 81, ये भी मैं बताऊं। और इसका क्या होता है? 36। जोड़ो, 6 1 7, 9 8 3 11, 117 आ गया। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 117। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्या? 117। 117 आपका राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े। देखो, n एक सम संख्या है, तो 6n - 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा? व्यक्त नहीं होगा, विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित। अब आप ये बताओ मुझे, 6n - 1 क्या है आपका? सॉल्व करो इसे। 6n - 1 है क्या आपका? n - 1 क्या है आपका? उसने पूछा 6n - 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। देखो n क्या है? सम संख्या। तो आप सम संख्या रख के देख लो क्या होती है सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, वही तो होती है सम संख्या। तो आप रखो पूर्णतः विभाजित, मतलब n बराबर 2 4 6 8, यही होगा। डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो जैसे ही आपने 6n मतलब 2 - 1 रखा, तो 6 6 36, 6 का स्क्वायर है ना 36 - 1, आपका आंसर आया क्या? 35। अब जो आपका आंसर 35 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो संख्या किससे विभाजित होगी? अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो 35 है, देखो ये ऑप्शन में यही आंसर हो गया आपका 35। अब आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा तो आप 6 भी रख के देखें। 6 रखेंगे आप, तो 6 - 1, तो 6 होता है 216। 216 पे आप डिवाइड करेंगे 6 का, तो आएगा आपका 1296। क्या आएगा? 1296 माइनस 1। 1296 में 1 घटाओगे आप, तो आएगा क्या? 1295। क्या आएगा? 1295 आ गया। 1295। अब 1295 आ गया, तो देखो आप 5 से तो ये विभाजित है ही, 7 से और देख लो, क्योंकि देखो 35 को आप दो सहवास संख्याओं में कैसे 5 और 7 कर सकते हैं विभाजित। अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, तो हम ये जानेंगे कि ये 35 का डिविजिबिलिटी का रूल कैसे निकालेंगे। इसको आप आप इसको 2 को प्राइम नंबर में डिवाइड करो। हमने किया 5 और 7 डिवाइड कर लिया, 5 और 7। अब देखो अगर ये 5 से जा रहा है, अगर ये 7 से भी चला जाएगा, ये 35 से भी चला जाएगा, तो 7 का डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7 5, 7 6 जा 7 5 जा 165 दे। इसका मतलब क्या हुआ? आपका आंसर सही है, आपका आंसर 35 ही है, क्योंकि ये 6n यदि हम n बराबर सम संख्या रखेंगे तो क्या होगा? आपके सारे मान जितनी वैल्यू जाएंगे वो सब 35 से विभाजित होंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं उसकी क्लास कंटिन्यू, जिसमें मैं आपको 2 की व्यवस्था करनी है, हम 3 की 4 की 5 की 6 की 7 की 8 की 9 की 10 11 12 13 17 सब पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कुछ इसमें अभी बचे हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।